जैसा कि हमने अभी देखा कि लेखन और धन के आविष्कार ने आर्थिक लेन देन करना आसान बना दिया, जिससे आर्थिक धोखाधड़ी करना मुश्किल हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अर्थव्यवस्था ने सुचारू रूप से और बेहतरीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वास्तव में जैसे जैसे समाज और अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती रही, उन्हें कंट्रोल करना कठिन हो गया। तो आगे मानव समाज ने क्या किया? उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का विकास किया कि लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह का सिस्टम बना दिया जिसे सभी को फॉलो करना था। इस प्रकार समाज का जन्म हुआ, जिसमें एक राजा था जो बाकी सभी पर शासन कर रहा था। हालांकि आज हम उन्हें सत्तावादी और क्रूर के रूप में देखते हैं। अतीत के राजतंत्र ने साम्राज्यों की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दिशा दी। एक और उन्होंने प्रभावी नौकरशाही की शुरुआत की, जो कानूनों और रीति रिवाजों को एक साथ लेकर चलती है। एग्जाम्पल के लिए 7076 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन राजा हम्मुराबी द्वारा जारी कानूनों का एक संग्रह हम्मुराबी कोड को ले, जिसमें सारे कानूनों का एक संग्रह था जो पूरे बेबीलोन साम्राज्य में स्थापित था, जिसमें कर, चोरी और हत्या जैसी बातों के कानून थे। इस तरह के कानूनों के इस कोड ने साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने की समझ दी, जिसमें यह साफ साफ रूप से लिखा था कि क्या करने की इजाजत है और क्या करने की नहीं। इतना ही नहीं, जहाँ भी वे यात्रा करते थे या शाही सीमाओं के भीतर व्यापार करते थे, वे जानते थे कि किन कानूनों और रीति रिवाजों को फॉलो करना है। धर्म के साथ लोगों को जोड़कर सम्राटों और राजाओं ने लोगों को अपने कानूनों को मानने के लिए भी मना लिया, जिसमें यह बात भी शामिल थी कि शासक ईश्वर से ऊपर है, और लोगों ने माना भी। एग्जाम्पल के लिए राजा हम्मुराबी ने मेसोपोटामिया के नागरिकों पर शासन करने के लिए यह घोषणा की कि वे देवताओं द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उनके शासन करने और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना ही आपके लिए लाभकारी होगा। जैसे जैसे साम्राज्य फैलता गया, उनके द्वारा प्रचारित धर्मों का दायरा और शक्ति दोनों बढ़ता गया, जिसके कारण वे विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों को एक बड़ी संस्कृति में शामिल करने में कामयाब रहे। पूरे इतिहास में अधिकांश लोगों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था। इसके पीछे कारण ये था कि लोग उस समय यह मानते थे कि भगवान का हम पर कंट्रोल है, वह सर्वशक्तिमान है, जो करेगा अच्छा ही करेगा। समय के साथ लोगों की सोच में फर्क आया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में हालांकि यह निराशावादी अड़ियल रवैया बदलना शुरू हो गया। यूरोप के मध्य में एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ। हमारी तरक्की केवल ईश्वर पर ही निर्भर रहने के बजाय लोग यह सोचने लगे कि वे खुद विज्ञान के माध्यम से समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। साथ ही लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल, जिसमें एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के प्रिंसिपल का यूज करके मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स जैसे क्षेत्रों में छलांग लगाने लगे, जो विकासशील समाज में रहने के साथ साथ खुद के लिए समाज को बेहतर बनाने में लग गए। एग्जाम्पल के लिए बच्चों की मृत्यु दर को हिले। जब से वैज्ञानिक तरीकों से दवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की शुरुआत की गई है, तब से बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट आई है। अतीत में पहले 2 या 3 बच्चों के पहले बच्चों की मृत्यु हो जाना आम बात थी। आजकल हर 1000 बच्चों के पीछे केवल एक मृत्यु हो रही है। विज्ञान का पीछा करने की वजह से मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं पर अच्छा असर हुआ था। इस बात को यूरोपीय सरकारों ने महसूस किया तथा अपने राष्ट्रों को समृद्ध करने के लिए नए विचारों और संसाधनों की खोज में राजाओं और सम्राटों ने धन के साथ वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की बौछार कर दी। एग्जाम्पल के लिए कौशिटले के राजा ने पूरे अटलांटिक में कोलंबस की प्रसिद्ध यात्रा का पूरा खर्चा उठाया था, जिससे इस विस्तारवादी नीति के बदले में राजा ने कोलंबस को सोने और चांदी जैसे मूल्यवान संसाधन दिए और खुद एक विशाल अमेरिकी साम्राज्य हासिल किया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भी विस्तारवादी नीति का उपयोग किया और जेम्स कुक को दक्षिण प्रशांत का पता लगाने के लिए भेजा, जिससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पता चला। दोनों मामलों में विस्तारवादी नीति और साइंटिफिक इनोवेशन के परिणाम स्वरूप यूरोपीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। हमने अभी तक पता लगाया कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके कई यूरोपीय सरकारों द्वारा अपने साम्राज्यों को बढ़ाने और लाभ को बढ़ाने के लिए किया गया था। 19वीं शताब्दी तक ब्रिटिश साम्राज्य ने अकेले आधे से अधिक विश्व को कवर कर लिया था। इस विशाल पहुंच के साथ यूरोपीय देशों ने अपने विचारों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। उसमें स्थानीय रीति रिवाजों, संस्कृतियों और कानूनों को यूरोपीय मापदंडों के आधार पर एक बड़ी संस्कृति के रूप में लोगों पर जबरन ढकेला। अब वो चाहे इनके पश्चिमी धर्म हो या लोकतंत्र हो या विज्ञान हो,
आज तक का सबसे बड़ा ग्लोबल कल्चरल नॉर्म्स कैपिटलिज्म है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग पैसे के महत्व और शक्ति में विश्वास करते हैं। आप चाहे ब्राजील में रहते हो या भूटान, कनाडा या कंबोडिया में हो, ज्यादातर लोग धन और भौतिक संपत्तियों के आसपास ही घूम रहे हैं। हम सभी अपनी आय को ज्यादा करना चाहते हैं या अपने कपड़ों और गैजेट्स के साथ अपने धन को और बढ़ाना चाहते हैं। वास्तव में ग्लोबल कैपिटलिज्म की पहुंच विज्ञान के समर्थन से कई अन्य वैश्विक संस्कृतियों को, विशेष रूप से धर्म को, मिटा रही है। आधुनिक विज्ञान ने कई धार्मिक संस्कृतियों को खारिज कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए, अधिकांश लोगों का मानना था कि भगवान ने 7 दिनों में दुनिया बनाई है, जबकि अब हम डार्विन के एवोल्यूशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं। जैसे जैसे धर्म की सत्यता पर सवाल उठते हैं, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी मतलब पूंजीवादी विचारधारा सामने आती है। एग्जाम्पल के लिए, परंपरावादी सोच ये थी कि आपको खुशियों की प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, जबकि अब लोग पृथ्वी पर अपने आनंद को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, जो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम अधिक से अधिक उत्पादकों और सेवाओं की तलाश करें, उन्हें खरीदें और उनका उपभोग करने तक ही सीमित रह चुका है। आज ग्लोबलाइजेशन निश्चित रूप से अपने हाई लेवल पर है, हालांकि हर कोई इस बारे में खुश नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के आलोचकों का दावा है कि अन्य चीजों के साथ साथ यह सांस्कृतिक विविधता को नष्ट कर रहा है, पूरी दुनिया को एकता के आकार में बदल रहा है। लेकिन इस तरह की आलोचनाओं के बावजूद ग्लोबलाइजेशन का फायदा भी है, जो कि दुनिया को अधिक शांतिपूर्ण जगह बनाने में मदद कर रहा है। आधुनिक राष्ट्र अपनी समृद्धि के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। कई अलग देशों में व्यापार और निवेश चालू है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के लगभग सभी यूरोप और एशिया के नेता विश्व शांति बनाए रखने में लगे हुए हैं। 1945 के बाद से किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र पर विजय प्राप्त नहीं की गई है। जरा विचार करें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के पहले दुनिया कितनी हिंसक थी, जबकि अब बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति में है। इसलिए 20वीं सदी आज तक की सबसे शांतिपूर्ण सदी है। हालांकि ये आश्चर्यजनक लग सकता है। इतिहास को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि मानव समाज एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद से हिंसा से अपनी पीठ मोड़ रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि खेती से पहले शिकारी कुत्तों के समय में सभी वयस्क पुरुषों में से 30% पुरुष कभी हत्या या हत्या के शिकार थे। आज इसकी तुलना दुनिया से करें तो केवल 1% वयस्क पुरुष हिंसक होते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं। लेकिन यह इस तरह कैसे हो पाया? क्योंकि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत से समाजों ने लोगों को हत्या और हिंसा के लिए कानूनों को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया, और इस प्रकार स्थिर कामकाजी समाजों और अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। होमो सेपियंस के इतिहास के माध्यम से हमारी यात्रा लगभग पूरी हो गई है। हमने पूर्वी अफ्रीका के सवाना से लेकर आधुनिक ग्लोबलाइजेशन दुनिया तक 3 लाख वर्षों को कवर कर लिया है। अब हम मानव इतिहास के पीछे सामान्य रुझानों के बारे में जानेंगे। इसने हमें कैसे प्रभावित किया है। हालांकि हमारे स्वास्थ्य, धन और ज्ञान में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन क्या हम खुश हैं? इसका उत्तर शायद नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों से बहुत प्रश्न किए और अंत में वे निर्णय पर आए कि मनुष्यों को थोड़े समय के लिए आने वाले आनंद या दुख का अनुभव, लंबे समय तक रहने वाली प्रसन्नता का लेवल लगभग सेम ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी नौकरी खो देते हैं और ऐसे समय में आपकी खुशी का लेवल बहुत कम हो जाता है। उस समय आपको लगता है कि ये बुरा समय हमेशा रहेगा, और फिर कुछ महीनों के भीतर ही आपकी खुशियों का लेवल शायद नॉर्मल लेवल पर लौट आएगा। एक ऐतिहासिक एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किसानों ने शायद अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में बहुत खुशी महसूस की, लेकिन इस विशाल आयोजन के लंबे समय बाद औसत किसान शायद अपने बेटे के लिए या अगले साल की फसल के बारे में चिंतित नहीं थे। होमो सेपियंस ने हमेशा शालीनता और निराशा के बीच इस संतुलन को विकसित किया है, जिसकी वजह से उन्हें दर्दनाक घटनाओं ने बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं किया, और ना ही बड़ी और बेहतर चीजों के लिए प्रयास करना ही बंद किया, क्योंकि उन्होंने खुद में आत्मसंतुष्टि को विकसित कर रखा था। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर हम शायद इतने खुश नहीं हैं, लेकिन सामाजिक स्तर के बारे में क्या? हमारे जीवन की गुणवत्ता में सभी सुधारों के साथ हमें पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक खुश होना चाहिए। खैर, यह निर्भर करता है कि आप कौन हैं। मानव उत्पत्ति से उत्पन्न अधिकांश समृद्धि ने
कुछ गोरे लोगों की जेब में अपना रास्ता खोज लिया है। इस समूह से बाहर के लोगों के लिए, चाहे वे स्वदेशी जनजाति हों, महिलाएं हों या कोई विशेष रंग के लोग हों, जीवन समान स्तरों पर कहीं भी नहीं सुधरा है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की ऐतिहासिक ताकतों द्वारा उन्हें समय समय पर पीड़ित किया गया और अब केवल समानता हासिल करना शुरू कर दिया गया है। अभी तक हमने अपने अतीत के बारे में जाना, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में क्या? आने वाले दशकों में विज्ञान और लोगों की उन्नति कैसे होगी? हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक वर्तमान में बायोनिक तकनीक और एंटी एजिंग जैसे क्षेत्रों में भारी तरक्की कर रहे हैं। बायोनिक के क्षेत्र में मशीन के साथ मानव के विलय ने वैज्ञानिकों की प्रगति को बढ़ाने में मदद की है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक अमेरिकी इलेक्ट्रिशियन जेसी सुल्वीन ने अपने दोनों हाथों को खो दिया तो वैज्ञानिक उसे बायोनिक प्रदान करने में सक्षम थे, जिससे वह अपने विचारों और नर्वस सिस्टम का उपयोग करके ऑपरेट कर सकता था। एंटी एजिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक भी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, जिससे वे हमारे जीवन काल को दोगुना करने के लिए उन्होंने हाल ही में एक तरीका खोज लिया है और वे चूहों के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के करीब आ गए हैं। उम्र बढ़ने को रोकने और बायोनिक तकनीक को विकसित करने की दोनों प्रोजेक्ट्स गिल गोमेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो शाश्वत जीवन की खोज करने वाली विशाल वैज्ञानिक खोज है। तो आखिर क्या है जो हमें यह करने से रोक रहा है? फिलहाल इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन विभिन्न कानूनी प्रतिबंधों तक सीमित है। फिर भी ये रुकावटें ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अगर हम हमेशा के लिए जीने का मौका हासिल कर लेते हैं तो यह निश्चित रूप से अभी तक का महान खोज होगी। ये संभावना है कि हम होमो सेपियंस विज्ञान के माध्यम से हमारे शरीर को इतनी तेजी से बदल देंगे कि अब तकनीक रूप से होमो सेपियंस के रूप में नहीं गिने जाएंगे, बल्कि हम एक पूरी तरह से नई प्रजाति बन जाएंगे। इस बात की बहुत संभावना है कि सुपर ह्यूमन की नई प्रजाति अस्तित्व में आएगी ही, पर ये कब तक आएगी, यही असली सवाल है। ये दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सेपियंस बुक से बताए हैं। इस बुक के ऑथर युवल नोह हरारी हैं। इस बुक के ऑथर की 2 बुक और हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन दोनों बुक की समरी या किसी और बुक की समरी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल पर कंटिन्यू बुक की समरी अब हमेशा आती रहेंगी। सेपियंस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप बुक को खरीद कर पढ़ भी सकते हैं। यह बुक बहुत सारी भाषाओं में भी उपलब्ध है। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपकी कुछ व्यूज सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बगल में बने बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसा करने पर ही इस चैनल से रिलेटेड न्यू वीडियोस की अपडेट आपको आएंगी, वरना नहीं आएंगी। देखो, नॉलेज फैलाना आपके हाथ में है। लोगों को अच्छी चीजें शेयर करने की आदत डालो। आपने इतने ध्यान से मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।